नमस्कार और स्वागत है द डीप डाइव में। नमस्कार। आज हमारे सामने सीए इंटरमीडिएट का एक ऐसा चैप्टर है जो कुछ स्टूडेंट्स को फॉर्मूलों का जंगल लगता है और कुछ के लिए ये सबसे स्कोरिंग टॉपिक है, रेशियो एनालिसिस। बिल्कुल। तो हमारा मिशन है इन फॉर्मूलों के पीछे की कहानी को समझना। हम सिर्फ क्या और कैसे नहीं बल्कि क्यों पर भी बात करेंगे, और ये सब जनवरी 2026 की परीक्षा को ध्यान में रखकर। जी, और रेशियो एनालिसिस को समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक कंपनी को एक मरीज की तरह देखना, और हम हैं डॉक्टर्स। अच्छा। ये रेशियोज उस मरीज के वाइटल साइंस है। कुछ उसका ब्लड प्रेशर बताते हैं, कुछ कह लीजिए उसकी हड्डियों की मजबूती। सिर्फ एक रेशियो को देखकर हम कुछ नहीं कह सकते। असली काम तब होता है जब हम पूरी रिपोर्ट को एक साथ देखते हैं और एक डायग्नोसिस देते हैं। ये एक शानदार एनालॉजी है। तो आज हम इसी फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप को करने वाले हैं। शुरुआत करेंगे कंपनी के पल्स चेक से, यानी लिक्विडिटी रेशियोज से। ठीक है। फिर हम उसकी लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ मतलब सॉल्वेंसी रेशियोज देखेंगे। जी। उसके बाद उसकी एफिशिएंसी और मेटाबॉलिज्म की जांच करेंगे एक्टिविटी रेशियोज के जरिए, और अंत में प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज से हम देंगे अपना फाइनल वर्डिक्ट, है ना? बिल्कुल। तो चलिए इस मरीज की फाइल खोलते हैं। तो सबसे पहले मरीज का पल्स और ब्लड प्रेशर चेक करते हैं। मतलब क्या वो रोजमर्रा के झटके झेल सकते हैं? यहीं पर आते हैं लिक्विडिटी रेशियोज या शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज। ये क्या बताते हैं? देखिए, ये रेशियोज कंपनी की शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस मतलब अगले 1 साल के अंदर चुकाए जाने वाले बिल और कर्ज को चुकाने की क्षमता को मापते हैं। अच्छा। सरल शब्दों में, क्या कंपनी के पास अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट करने के लिए, सैलरी देने के लिए पर्याप्त कैश है? ये कंपनी का इमीडिएट सर्वाइवल टेस्ट है। ठीक है। तो हमारे नोट्स में सबसे पहला वाइटल साइन है करंट रेशियो। फॉर्मूला है करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज। जी। किताबों में अक्सर लिखा होता है कि 2.1 का रेशियो अच्छा माना जाता है। क्या ये हमेशा सच होता है? ये एक बेहतरीन सवाल है, क्योंकि एक बहुत हाई करंट रेशियो भी तो एक प्रॉब्लम का संकेत हो सकता है। बिल्कुल। और यहीं पर रटने और समझने का फर्क पता चलता है। 2.1 एक पुराना रूल ऑफ थंब है, लेकिन ये पत्थर की लकीर नहीं है। एक बहुत हाई करंट रेशियो, मान लीजिए 4.1, का मतलब ये भी हो सकता है कि कंपनी अपने एसेट्स को ठीक से इस्तेमाल नहीं कर रही। हो सकता है उसके गोदाम में माल सड़ रहा हो, या पैसा बैंक में यूं ही पड़ा है। एग्जैक्टली। इसे लेजी मैनेजमेंट का संकेत भी माना जा सकता है। कॉन्टेक्स्ट इज एवरीथिंग। तो फिर लिक्विडिटी की ज्यादा गहरी जांच के लिए हमारे पास है क्विक रेशो, जिसे एसिड टेस्ट रेशो भी कहते हैं। हाँ। इसमें हम करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस हटा देते हैं। ऐसा क्यों? देखिए, एसिड टेस्ट का मतलब ही है एक सख्त परीक्षण। हम इन्वेंट्री को इसलिए हटाते हैं क्योंकि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो बिकेगा। और अगर बिकेगा भी तो कितनी जल्दी? सही। सोचिए, एक फैशन स्टोर में पिछले सीजन के कपड़े पड़े हैं, वो क्विक एसिड नहीं है। सही बात है। और प्रीपेड एक्सपेंसेस जैसे एडवांस में दिया गया किराया, वो असल में कैश तो है नहीं जिसे आप देनदारी चुकाने में इस्तेमाल कर सकें। ये एक क्लासिक एमसीक्यू पॉइंट है फिर। बिल्कुल। क्विक एसेट्स में से क्या क्या एक्सक्लूड होता है? इन्वेंट्री एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। और हमारे नोट्स में एक और दिलचस्प रेशो है बेसिक डिफेंस इंटरवल। ये सुनने में किसी मिलिट्री स्ट्रैटेजी जैसा लगता है। और ये है भी कुछ वैसा ही। ये कंपनी का फाइनेंशियल स्ट्रेस टेस्ट है। ये दिखाता है कि अगर कल को कंपनी की सारी बिक्री बंद हो जाए तो वो अपने मौजूदा कैश और रिसीवेबल से कितने दिनों तक अपने रोजमर्रा के नकद खर्चों को चला सकती है। मतलब ये संकट के समय का सर्वाइवल पीरियड है। जी। केस स्टडी आधारित एमसीक्यूज के लिए ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, जहां आपको एक संकट की स्थिति में कंपनी की सर्वाइवेबिलिटी को आंकना होता है। तो ठीक है, मरीज का पल्स ठीक है, वो शॉर्ट टर्म झटके झेल सकता है, लेकिन क्या उसकी हड्डियां मजबूत हैं? क्या उसका ढांचा लॉन्ग टर्म में उसका वजन उठा पाएगा? ये सवाल हमें सीधे सॉल्वेंसी रेशियोज की ओर ले जाता है। बिल्कुल। इन्हें कैपिटल स्ट्रक्चर या लेवरेज रेशियोज भी कहते हैं। ये रेशियोज कंपनी के लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को देखते हैं। मतलब पैसा आया कहां से? हाँ, कितना पैसा मालिकों से लिया है यानी इक्विटी, और कितना बाहर से उधार लिया है यानी डेट। थोड़ा कर्ज लेना, लेवरेज का इस्तेमाल करना ग्रोथ के लिए अच्छा होता है। उसे ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कहते हैं। जी। लेकिन ज्यादा कर्ज एक दोधारी तलवार है जो मुनाफे को कई गुना बढ़ा भी सकता है और डुबो भी सकता है। और इसे मापने का सबसे क्लासिक तरीका है डेट टू इक्विटी रेशियो।
लेकिन यहाँ एक आम कंफ्यूजन होता है, डेट में क्या क्या शामिल करें, सिर्फ लॉन्ग टर्म डेट या टोटल डेट? देखिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जब तक सवाल में साफ साफ ना कहा जाए, डेट का मतलब हमेशा लॉन्ग टर्म डेट होता है। अच्छा, ये रेशो दिखाता है कि मालिकों के हर ₹1 के बदले कंपनी ने बाहर से कितना लंबी अवधि का कर्ज लिया है। अब यहाँ भी कॉन्टेक्स्ट जरूरी है। जैसे एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के लिए 2.1 का डेट इक्विटी रेशो शायद सामान्य हो, लेकिन एक सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग होगा। सही है। और मालिकों के पर्सपेक्टिव को देखने के लिए है प्रोप्राइटरी रेशियो, यानी प्रोप्राइटरी फंड टोटल एसेट्स। ये क्या कहानी बताता है? ये रेशो बताता है कि कंपनी की कुल संपत्ति का कितना हिस्सा मालिकों के पैसे से फाइनेंस किया गया है। ये जितना ज्यादा हो, क्रेडिटर्स उतना ही सुरक्षित महसूस करते हैं। एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी की तरह। बिल्कुल। अगर ये रेशियो 60% है, तो इसका मतलब है कि अगर कंपनी डूबती भी है, तो एसेट्स की वैल्यू 40% तक गिरने के बाद भी क्रेडिटर्स का पैसा सुरक्षित रहेगा। नोट्स में एक और रेशियो है जो अक्सर स्टूडेंट्स को परेशान करता है, कैपिटल गियरिंग रेशियो। हाँ। इसका फॉर्मूला है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। इसे सरल शब्दों में कैसे समझें? गियरिंग का मतलब है लिवरेज। ये रेशियो बस ये देखता है कि कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में फिक्स्ड कॉस्ट बेयरिंग फंड्स कितने हैं और वेरिएबल कॉस्ट बेयरिंग फंड्स कितने। अच्छा, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। हाँ, देखिए, प्रेफरेंस शेयर्स पर एक फिक्स्ड डिविडेंड और डेट पर फिक्स्ड इंटरेस्ट देना ही पड़ता है, चाहे मुनाफा हो या ना हो। ये एक फिक्स्ड फाइनेंशियल बर्डन है। जबकि इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना अनिवार्य नहीं है। एग्जैक्टली। तो हाई गियरिंग रेशियो का मतलब है हाई फाइनेंशियल रिस्क। एमसीक्यूज में ये कंसेप्ट बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमने कंपनी का शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल हेल्थ देख लिया। अब बात करते हैं उसकी मेटाबॉलिज्म की। मतलब वो अपनी रिसोर्सेज को कितनी कुशलता से इस्तेमाल करके सेल्स यानी एनर्जी पैदा कर रही है। और इसके लिए हमारे पास है एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियोज या एफिशिएंसी रेशियोज। एकदम सही। ये रेशियोज मैनेजमेंट की ऑपरेशनल एफिशिएंसी को मापते हैं। ज्यादा टर्नओवर का मतलब है कि आप कम संपत्ति से ज्यादा बिक्री कर पा रहे हैं। शुरुआत करते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से, जिसका फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एवरेज इन्वेंट्री। इस रेशियो को समझने के लिए एक सब्जी की दुकान और एक लग्जरी कार के शोरूम की कल्पना कीजिए। ठीक है। सब्जी की दुकान का इन्वेंट्री टर्नओवर बहुत हाई होना चाहिए, शायद कुछ दिनों का। अगर वहां टमाटर 1 हफ्ते तक पड़ा रहा तो वो खराब हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल। वहीं कार के शोरूम का टर्नओवर बहुत कम होगा, शायद महीनों का। तो ये रेशियो हमें तुरंत बिजनेस के नेचर और उसकी एफिशिएंसी के बारे में बताता है। और इसी से जुड़ा है रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, जो बताता है कि ग्राहक कितनी जल्दी भुगतान कर रहे हैं। हाँ, और यहाँ मैं एक कहानी सुनाना चाहूंगी। जरूर। मैंने एक ऐसी कंपनी का ऑडिट किया था जिसके प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज शानदार थे। मतलब कागज पर बहुत मुनाफा कमा रही थी वो कंपनी। लेकिन जब हमने उसका रिसीवेबल्स कलेक्शन पीरियड निकाला तो वो 200 दिन से ज्यादा था। अरे! मतलब वो माल तो बेच रही थी, लेकिन उसे पैसे 6-7 महीने बाद मिल रहे थे। नतीजा, कंपनी प्रॉफिटेबल तो थी, लेकिन कैश पुअर थी। मतलब वर्किंग कैपिटल की हमेशा कमी। बिल्कुल। ये रेवेन्यू इज वैनिटी, कैश इज सैनिटी का एक क्लासिक उदाहरण है। ये एक बहुत जरूरी बात है। और आरटीपीज और पिछले सालों के पेपर्स में भी वर्किंग कैपिटल साइकिल की गणना पर आधारित सवाल अक्सर आते हैं। हाँ, बिल्कुल आते हैं। जहां इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड, रिसीवेबल्स कलेक्शन पीरियड और पेबल्स पेमेंट पीरियड को जोड़कर घटाकर ही जवाब निकलता है। जी, परीक्षा में सिर्फ रेशियो निकालना काफी नहीं है। आपको इन तीनों पीरियड्स के इंटरप्ले को समझना होगा। एक अच्छी कंपनी अपने ग्राहकों से जल्दी पैसा वसूलना चाहेगी और अपने सप्लायर्स को थोड़ा देर से पेमेंट करना चाहेगी, ताकि उसका कैश ज्यादा समय तक उसके पास रहे। बिल्कुल। इसी को वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कहते हैं। तो अब आप अपने फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप के आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर हैं। हमने मरीज की नब्ज देख ली, हड्डियां जांच ली, मेटाबॉलिज्म भी देख लिया। लेकिन सबका निचोड़ क्या है? क्या मरीज स्वस्थ और ऊर्जावान है? मतलब क्या कंपनी मुनाफा कमा रही है? बिल्कुल। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज किसी भी विश्लेषण का अंतिम सच है। ये कंपनी की कमाई करने की क्षमता को मापते हैं। हमारे नोट्स इन्हें अलग अलग एंगल से देखते हैं। पहला है सेल्स के रिलेशन में, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट रेशियो। यहाँ एक एग्जाम हैक बताती हूँ। बताइए। ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो हमेशा 100% होता है। अच्छा।
कई बार सवाल में आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो सीधे नहीं दिया जाता, लेकिन ऑपरेटिंग कॉस्ट्स की जानकारी होती है। इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके आप फेलिंग जानकारी को आसानी से निकाल सकते हैं। ये तो बहुत काम की चीज है। और ये भी याद रखें कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब EBIT ही होता है, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये कंपनी के कोर बिजनेस ऑपरेशंस की प्रॉफिटेबिलिटी को दिखाता है। इसके बाद आता है सबसे बड़ा अम्ब्रेला टर्म, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या ROI। जी, हमारे नोट्स इसे 3 हिस्सों में तोड़ते हैं, ROCE, ROA और ROE। जी। इसमें सबसे जरूरी कौन सा है? देखिए, ये तीनों ही जरूरी हैं और अलग अलग कहानी बताते हैं। ROCE यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस का सबसे अच्छा इंडिकेटर है। मतलब बिजनेस में लगे कुल पैसे पर कितना कमाया। हाँ, चाहे वो मालिक का हो या उधार का। जी। लेकिन एक शेयर होल्डर के तौर पर मेरे लिए सबसे जरूरी रेशियो है ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी, क्योंकि वो सीधे सीधे बताता है कि मेरे लगाए हुए पैसे पर मुझे कितना रिटर्न मिल रहा है। एग्जैक्टली। और यहीं पर डुपॉन्ट मॉडल का जिक्र आता है, जो अक्सर स्टूडेंट्स को थोड़ा मुश्किल लगता है। डुपॉन्ट मॉडल असल में ROE का पोस्टमार्टम है। ये ROE को उसके 3 मुख्य घटकों में तोड़ता है, प्रॉफिटेबिलिटी, एसेट एफिशिएंसी और फाइनेंशियल लेवरेज। ये हमें बताता है कि एक कंपनी का ROE ज्यादा क्यों है। उदाहरण के लिए, एक लग्जरी ब्रांड जैसे गुची और एक सुपरमार्केट चेन जैसे डीमार्ट, दोनों का ROE बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन कारण अलग अलग होंगे। बिल्कुल। डुपॉन्ट हमें बताएगा कि गुची का ROE उसके हाई प्रॉफिट मार्जिन्स की वजह से है, जबकि डीमार्ट का ROE उसके हाई एसेट टर्नओवर की वजह से है। ये विश्लेषण की गहराई को कई गुना बढ़ा देता है। जी। और अंत में निवेशकों के सबसे पसंदीदा रेशो, EPS, PE रेशो और डिविडेंड पे आउट रेशो। संक्षेप में EPS बताता है कि हर एक शेयर पर कितनी कमाई हुई। PE रेशो दिखाता है कि बाजार उस कमाई के हर एक रुपए के लिए कितना गुना दाम देने को तैयार है। और हाई PE का मतलब है कि निवेशकों को भविष्य में ज्यादा ग्रोथ की उम्मीद है। सही। और डिविडेंड पे आउट रेशियो बताता है कि कंपनी अपनी कमाई का कितना हिस्सा शेयरधारकों में बांट रही है और कितना वापस बिजनेस में लगा रही है। हाँ, ये तो वाकई एक कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप था। तो अगर हम आज की चर्चा को समेटें तो हमने कंपनी के वाइटल साइंस को 4 नजरियों से देखा। जी। लिक्विडिटी मतलब शॉर्ट टर्म सर्वाइवल, हाँ। सॉल्वेंसी यानी लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, एक्टिविटी यानी ऑपरेशनल एफिशिएंसी, सही, और प्रॉफिटेबिलिटी द अल्टीमेट रिजल्ट। बिल्कुल। और मैं एक अंतिम विचार के साथ इस चर्चा को समाप्त करना चाहूंगी। जरूर। ये सारे फॉर्मूले आपको नोट्स में मिल जाएंगे, लेकिन एक अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट सिर्फ इन रेशियोज की गणना नहीं करता, वो एक जासूस की तरह इन सुरागों को जोड़ता है, एक कहानी बनाता है। सही। एक अकेला रेशियो बहुत कम जानकारी देता है। असली सवाल ये है कि जब आप किसी कंपनी के हाई लेवरेज, लो लिक्विडिटी, हाई टर्नओवर और डिसेंट प्रॉफिटेबिलिटी को एक साथ देखते हैं तो कौन सी कहानी सामने आती है? शायद एक ऐसी कंपनी जो तेजी से बढ़ने के लिए बहुत ज्यादा जोखिम ले रही है। बिल्कुल। यही वो विश्लेषण है जो वास्तव में मायने रखता है, और यही वो सोच है जो आपको इस चैप्टर को पढ़ते हुए अपनानी चाहिए।